हाय एवरीबॉडी। उम्मीद है आप लोग घर पर रह के परेशान हो रहे होंगे, तो थोड़ा इसमें मनोरंजन के रूप में पढ़ाई भी हो जाए। तो मैथ में आज हम लोग नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। आय और व्यय जो हम बताए थे उस टाइप का प्रश्न। प्रतिशत में एक प्रश्न पूछता है कि कोई व्यक्ति इतना कमाता है, इतना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, इतना बचाता है, तो उसकी आय क्या है। ठीक है, तो एक हल्का सा प्रश्न लेते हैं। बहुत ज्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना है। देखिए, कभी भी पढ़ाई बहुत ज्यादा गंभीर होकर के यानी कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, एकदम लोड बहुत ज्यादा लेके नहीं पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा एंजॉय करके पढ़िए, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न है कि राधा अपने आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% परिवहन पर और 10% स्वास्थ्य पर खर्च करती है। ठीक है, राधा अपने आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% परिवहन पर, 10% स्वास्थ्य पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में वह 1500 रुपए की बचत करती हो, 1500 रुपए की बचत करती हो, तो उसकी मासिक आय क्या है, व्हाट इज मंथली इनकम। तो क्या करना है इसमें, देखिए इसमें दो टाइप का प्रश्न आता है। एक तो ये सीधा सीधा कहेगा 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10 परिवहन पर, 10 स्वास्थ्य पर, तो कुल खर्च उसका कितना हो गया। जोड़ लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80। 80% जब खर्च हो गया तो बचत क्या होगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है, टोटल इनकम होता है, वो अपने आप में 100% होता है। किसी भी व्यक्ति का कुल आय हम प्रतिशत में 100 लेते हैं। ठीक ना, खर्च 80%, तो बचत कितना हो जाएगा, 100 में से 80 गया 20% बचत है। और यही 20% दिया हुआ है कितने के बराबर है, 1500 रुपए के। 20 को बटे में भेजिए, यहां से आप जानते हैं, और जैसे ही गुणा 100 करेंगे उसकी मासिक आय आ जाएगी। ठीक है ना, तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे तो 7.5 ये हो गया, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 75,000। ठीक है ना, 7500, सॉरी 20% है ना, एक जीरो से एक जीरो यही कट गया था। ठीक है ना, तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 7500 रुपए। ठीक है ना, 7500 रुपए हो जाएगी। अब देखिए, थोड़ा सा जब प्रश्न एग्जाम में पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जब एग्जाम में आप प्रश्न पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान क्या देना है। सवाल यहां पूछा था उसकी मासिक आय क्या होगी, तो इसलिए मासिक आय हमने जो बताया वो 7500 है। कभी कभी क्या होता है, यूपीएसआई में या फिर रेलवे एनटीपीसी में मासिक की जगह धीरे से वार्षिक कर देता है, और जब ये वार्षिक हो जाता है तब हमको यहाँ 12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने, 12 महीने, कभी कभी 13 भी होते हैं, लेकिन यहाँ 12 महीने यानी 12 का गुणा कर देंगे तो वार्षिक आय मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राजेश अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष आय का, अब देखिए दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर आ गया। अभी तक क्या था कि शेष नहीं कहा था, डायरेक्ट खर्चा रहता था। अब शेष आय का कह रहा है, राजेश अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 70% घरेलू खर्च पर करता है। यहां देखिए जुड़ा हुआ है शेष का। ठीक है ना, प्रश्न पढ़िए, तो 20% भोजन पर और शेष का 70% घरेलू खर्च करता है, और महीने के अंत में 3600 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए, यहां भी मासिक आय ही पूछा है, वार्षिक नहीं पूछा। जब वार्षिक पूछेगा तो एक्स्ट्रा 12 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो 20% भोजन पर जब खर्च करेगा तो कितना बचेगा भाई, 80% बचेगा। 20% भोजन पर खर्च कर देंगे, 80 बचेगा। जब शेष का कहे तो जोड़ते नहीं है, तब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब 70% घरेलू अगर खर्च कर देगा, कोई भी चीज 100 होता है, 70 खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा, 30/100। देखिए फिर से, 20% भोजन पर खर्च किया तो 80 बचा होगा, यही शेष होगा, 80 ही शेष हुआ। अब शेष का मतलब गुणा होता है, इसलिए गुणा करेंगे। शेष का 70 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा, आप बताइए, 30 बचाएगा, 30/100।
बराबर कितना बचत हो रही है उसकी 3600। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, 3600 गुणा 100 बटे 8 तिरिक 24, 24 डेढ़े 36, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी हो गई, 15,000 रुपए हो गई। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न अगला है, तुलसीराम अपने आय का 20% भोजन पर, 20% किस पर, भोजन पर, शेष का 1/4 अपने बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 50% स्वास्थ्य एवं परिवहन पर, जो भी है, खर्च कर देता है। यदि इसके बाद वह 1500 रुपए मासिक बचत करता हो, 1500 रुपए प्रति माह बचाता हो, तो उसकी मंथली इनकम क्या है, यानी मासिक आय क्या है। तो देखिए 20% जब भोजन पर खर्च कर देगा तो कितना बचाएगा भाई, 80% बचाएगा। फिर शेष का, जब शेष का कहे तो हम गुणा में चलते हैं, गुणे 1/4 को आप 1/4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25% लिखेंगे 25/100 लिखेंगे। फिर शेष का कह रहा है तो फिर गुणा 50% यानी 50/100। अब देखिए हम हर जगह बचत लिए हैं, 20 खर्च किया, कितना बचा, 80। 1/4 खर्च किया, सॉरी, तो कितना बचेगा, यहाँ 3/4 बचेगा, ठीक ना, 3/4 लेंगे। 1/4 खर्च किया तो 3/4 बचेगा, और फिर 50% खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 50% ही, बराबर बचत कितना है, 1500। देखिए हर जगह बचत लिए हैं, इसलिए बचत यहाँ भी लिए हैं, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो काट सकते हैं आप, फिर 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 1 जीरो कट गया। तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 1500 गुणा 10/3, यानी उसकी जो मंथली इनकम है वो कितना हो गया, 5000 रुपए हो गया, ठीक है, मंथली इनकम 5000। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ए और बी का वेतन 40,000 रुपए है। दोनों का जो सम्मिलित वेतन है वो 40,000 रुपए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों का जो सम्मिलित रूप से यानी कि इनकम है वो 40,000 रुपए है। प्रश्न ये कह रहा है, ए जो है अपने आय का 85% खर्च करता है और बी जो है आय का 95% खर्च करता है, ठीक ना। दोनों का खर्चा दिया हुआ है, ए कितना खर्च करता है 85% और बी कितना खर्च करता है 95%। प्रश्न कह रहा है और दोनों की बचत बराबर है, दोनों की बचत क्या है, समान है। बस देखिए यहीं से हमको लेके चलना है प्रश्न को। दोनों की बचत समान है। आप बताइए, ए अगर 85 खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा, 15%। ए अगर 85 खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा, 15%। बी अगर 95 खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा, 5%। यानी कि ए का 15% बी के 5% के बराबर है, ठीक ना। सवाल कर रहा है कि दोनों की बचत समान है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 5 3 15, यानी कि 3A = B हो गया। हम इसे अनुपात में अगर लिखना चाहें तो A/B 1:3, ठीक ना। दोनों की आय का अनुपात 1:3 है। आपसे प्रश्न में ए की आय पूछा है, तो ए की आय यहां से क्या बनेगी, देखिए ए का भाग कितना है 1 और टोटल 3 1 4 और टोटल इनकम कितना है 40,000। तो ए की आय हो गई 1/4 गुना 40,000, यानी कि ए की इनकम हो गई 10,000। और बी का पूछेगा तो 3/4 करेंगे तो 30,000 हो जाएगा बी का, ठीक है। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको देखते मिटा के। प्रश्न ये है कि ए अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी 75% व्यय करता है। ए अपनी आय का 75% व्यय करता है। फिर प्रश्न कर रहा है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए,
मान लीजिए इसकी आय, अच्छा किसी भी व्यक्ति का आय हम लोग क्या मानते हैं, परसेंटेज में हम बताए हैं 100 मानते हैं, ठीक ना। अब अगर आय इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 75 है, तो आय में से व्यय जब घटाते हैं तो क्या मिलता है, बचत, सेविंग आता है। तो 100 में से 75 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 25%। ठीक है, प्रश्न कह रहा है यदि आय इसकी 20% बढ़ जाए, तो 20% जब आय बढ़ेगा तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि व्यय को वह 10% बढ़ा देता है, तो अगर 10% बढ़ाएंगे तो इसका 10% 7.5 और जोड़ेंगे तो 7.5 75 में जोड़ेंगे तो 82.5, 7.5 ऐड कर दीजिए। अब देखिए जब 120 आ रहा है, 82.5 खर्च हो रहा है, तो कितना बच रहा होगा, 120 में से 82.5 घटा दीजिए तो 17.5 इधर और 20 ये 37.5 हो गया, ठीक ना। अब प्रश्न आपसे पूछा है कि तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में। तो देखिए बचत कितना बढ़ गया, ऐसे देखिए बचत कितना बढ़ गया, 12.5, और प्रारंभिक बचत कितनी थी, 25 गुणे 100। तो हम कर सकते हैं 12.5 दूना 25, यानी कि 100/2, जिसका मतलब उसका बचत कितना बढ़ गया, 50%। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ए अपने आय का 75% व्यय कर रहा था, तो स्वाभाविक है अगर 75% खर्च करेगा तो 25% बचाएगा। फिर 20% आय बढ़ गई तो वह अपने व्यय को 10% बढ़ा दिया, तो 82.5 हो गया। अब 120 में से 82.5 82.5 माइनस करिए, 37.5 आएगा। 37.5 उसकी बचत हो गई, 25 से 37.5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 12.5। कहां से बढ़ा है, 25 से, तो बटे में 25 गुणे 100। प्रश्न में यही पूछेगा कि उसके बचत में क्या प्रभाव आया, तो हम देखेंगे प्रारंभिक बचत से 25 से। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, तो बना लीजिएगा। जैसे हम एक छोटा सा प्रश्न आपको बताते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर कभी भी प्रश्न में कोई भी प्रश्न हो, अगर प्रश्न मान लीजिए ऐसा है कि रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है, ठीक है, 60% व्यय करता है, उसकी इनकम आय 30% बढ़ जाती है, तो 100 से 30% बढ़ाएंगे 130 हो जाएगा। ठीक है, तो 30% बढ़ जाती है, तथा वह अपने व्यय को भी 30% बढ़ा देता है, तो व्यय 30% यहां बढ़ाएंगे तो 78 हो जाएगा, ठीक ना, 78। व्यय भी 30% बढ़ा देता है, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम आपको बता दें इसका सीधा सीधा जवाब होगा 30% ही। जब भी कोई प्रश्न ऐसा आए कि उसकी आय जितनी बढ़ी हो उतना ही व्यय भी बढ़ा हो, तो बचत भी उतना ही बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल है, आय अगर 20% बढ़े, व्यय भी 20% बढ़े, तो बचत भी कितना बढ़ेगा, 20% ही बढ़ेगा। क्लियर है, आय 40% बढ़ा हो, व्यय 40% बढ़ा हो, तो बचत कितना बढ़ेगा, 40%। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे होगा। देखिए आय 30% बढ़ा था, व्यय भी 30% बढ़ा था, तो 60 का 30% 18, 60 में 18 जोड़ेंगे 78। अब 100 रुपए कमा के अगर 60 खर्च कर दे तो कितना बचेगा, 40। 130 कमा के 78 खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 52 रुपए शायद बचेगा। अरे 78 तो 80, 20 इधर का 30 इधर का 2 उधर का, 52 रुपए बचेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 40 से 52 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 12 बटे में 40 गुणे 100, कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई, 30% की। तो देखिए यहाँ भी 30% बढ़ा था, यहाँ भी 30% बढ़ा था, तो इसलिए यहाँ भी कितना बढ़ेगा, 30% ही बढ़ेगा। ठीक ना, बहुत ही सिंपल है। आय व्यय में अगर आय समान रूप से, व्यय समान रूप से बढ़ा हो, तो बचत भी उसी समान रूप से बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, राम के व्यय और बचत में अनुपात 5:3 का अनुपात है। फिर प्रश्न कह रहा है यदि उसके आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो, आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो, तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बचत में वृद्धि होगी कि कमी होगी। ठीक है, तो वृद्धि होगी, देखते हैं कैसे।
देखिए जो व्यय है, हम लोग व्यय को मान लें अगर 50, 500 भी मान सकते हैं आप सुविधा के लिए, व्यय 50 मान लीजिए, तो बचत हो जाएगी 30, होगा, सिंपल सी बात। अब आप बताइए, आप 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, 30 रुपया बचा रहे हैं, तो आपकी आय कितनी होगी? बोलिए, 80 होगा कि नहीं होगा? 50 रुपया भाई खर्च कर रहे हैं, 30 रुपया फिर भी बचा रहे हैं, तो इसका मतलब आप 50 30 80 कमा रहे होंगे, तभी ना 50 खर्च करके 30 बचाएंगे, 80 में से 50 जाएगा 30। सवाल कर रहा है आय 12% बढ़ गया, तो जब इसका 12% लेंगे तो 9.6 होगा, ऐड करेंगे 89.6 हो जाएगा। ठीक है, व्यय 15% बढ़ रहा है, तो 50 का 15% लेंगे 7.5, 7.5 होगा, जोड़ लेंगे 57.5 हो जाएगा। अब 89.6 में से 57.5 घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, 32.1 आ गया। बचत में कितने की वृद्धि हो रही है भाई? 2.1 की। बचत क्या है? 30 गुणा 100, 3 सते 21, यानी कि उसका जो बचत है कितने प्रतिशत बढ़ गया? 7% बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न यूपीएसआई का है कि एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में एक मकान खरीदा है, एक घर खरीदा है, कितने में? 5 लाख रुपए में। एक व्यक्ति 5 लाख रुपए में मकान खरीदता है और प्रति वर्ष किराए का, देखिए जो खरीदा है वो टोटल कॉस्ट है उसका 5 लाख, और जो प्रति वर्ष वो दे रहा है मरम्मत पर, वो किराए का 12.5% है। अच्छा, अब आप बताइए, सिंपल सी बात है, अगर 12.5% आप किराए का खर्च कर देंगे मरम्मत पर, तो कितना बचाएंगे? सिंपल सी बात है, 100 में से घटा दीजिए तो 87.5% बचेगा। किराए का 12.5% क्या कर रहा है? वो मरम्मत पर खर्च कर रहा है, मकान के मरम्मत पर खर्च कर रहा है। ठीक ना, तो मरम्मत पर देखिए किराया जो भी आएगा अपने आप में 100% आएगा। किराया हम लोग क्या मान लें? 100%। कोई भी इनकम हो उसे 100% मानना है। ठीक ना, 100% किराया है, 12.5% किराए का वो खर्च कर दिया, तो 12.5% इसमें से निकाल दीजिए, 87.5, 87% बचेगा। अब प्रश्न कह रहा है कि इसका 10% वो पा जाता है, लेकिन 1660 रुपए गृह कर देता है। गृह कर कितना देता है? 1660 रुपए। 1660 रुपए गृह कर देने के बाद जो है वो पूरे पूंजी का 10% बचाता है। तो पूरी पूंजी 5 लाख है, 5 लाख का 10% निकालिए, कितना आएगा भाई? 50,000। 50,000 रुपए क्या है वो पा जाता है फिर भी। ठीक है ना, तो आप बताइए, गृहकर अगर नहीं देता तो कितना बचाता? अगर गृहकर नहीं देगा तब कितना बचाएगा? 51,660 रुपए। गृहकर न देने से पहले अगर गृहकर नहीं देगा तो ये 1660 और बचेगा, तो 50,000 में 1660 जोड़ दीजिए, 51,660 रुपए बचता उसका। अब ये 51,660 रुपए जो बच रहा है वो इसी बचत के बराबर है। ठीक है ना, यानी कि 87.5% बराबर 51,660 रुपए। अब आप 87.5 को बटे में भेजिए, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे तो किराया आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो गृहकर है ये प्रति वर्ष का है। ठीक ना, अभी तक हम प्रति वर्ष में चल रहे हैं, ये सब कुछ प्रति वर्ष में चल रहा है। आपसे पूछा है मासिक किराया, तो मासिक किराया लेने के लिए आप 12 से भाग करेंगे 51,660, ये जो बटे में 87.5 और गुणे में 100 है, इसमें आप किससे भाग करेंगे? 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग कर दीजिए, मासिक किराया आ जाएगा। और शायद 4290 या ऐसे कुछ आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 4,290 समथिंग ऐसे आता है। ठीक है ना, 4920 आएगा शायद, भाग कर लीजिएगा 4920। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा नहीं है, कहिए तो हम कर दें, नहीं तो आप कर सकते हैं। 4,920 रुपए आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक यूपीएसआई का प्रश्न और देखते हैं। वो प्रश्न ये है कि एक किसान के पास कुछ चावल है और क्या करता है, वो उसका 60% बेचता है, 60% बेचता है, फिर शेष का 20% स्वयं उपयोग करता है। ठीक ना, शेष का 20% स्वयं उपयोग करता है, फिर अगले दिन वह शेष का 80% बेचता है। अगले दिन शेष का 80% बेचता है। ठीक, अब देखिए जब 60% पहले दिन बेचा होगा तो कितना बचाया होगा, 40%, यानी 40/100। ठीक, फिर 20% जब वो स्वयं उपयोग कर लिया तब कितना बचा होगा, 80/100। बात ध्यान से समझिएगा, शेष का कह रहा है इसलिए हम गुणे में चलेंगे, जब शेष का नहीं कहेगा तब आप प्लस कर लीजिएगा। ठीक ना, फिर देखिए अगले दिन शेष का 80%, अगले दिन शेष का 80%, तो अब कितना बचा होगा, 20%। अब टोटली देखिए कितना बच रहा है उसका, अगर देखा जाए 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। ठीक है ना, इतना तो कट गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है आगे कि बताइए, अब फिर वो जो बच रहा है ना, यहाँ शेष स्वयं उपयोग करता है, स्वयं उपयोग करता है। देखिए इस प्रश्न में 2 बार वो यूज कर रहा है। एक तो पहली बार जब बेच के आया जो बचा उसका 20% यूज किया, फिर अगले दिन 80% बेच के आया जो बचा उपयोग किया। 2 बार यूज कर रहा है। एक बार देखिए यहाँ शेष का 20% और एक बार यहाँ शेष, 2 बार यूज कर रहा है। आपसे प्रश्न में यही पूछा भी है कि किसान कुल चावल का कितने प्रतिशत उपयोग करता है, कुल चावल का कितने प्रतिशत उपयोग करता है। ठीक ना, यही पूछा है प्रश्न में। तो देखिए यहां से अगर देखा जाए, अच्छा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 4/32 दूना 64/10, यानी कि 6.4%। ठीक ना, अगर हम ये 100 ना लिखें तब भी एक ही 100 बचा था, और 4/32 दूना 64, 64/10 और 1/100, इस 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है, यानी कि 6.4%। क्लियर हुआ। ये जो शेष बचा था वो है शेष बचा हुआ चावल की मात्रा। देखिए पहले 60% बेचा, 40 बचा होगा, फिर शेष का 20% यूज किया, 80 बचा होगा, फिर शेष का 80% बेचा, 20 बचा होगा। अब शेष स्वयं उपयोग करता है तो ये शेष कितना आया, वही है 6.4%। लास्ट वाला एकदम शेष बचत, अंतिम दिन जो किसान के पास बचा होगा चावल, वो 6.4% होगा। ठीक, और ये जो दूसरे दिन वो 20% शेष का यूज किया था, तो 60% खर्च किया था, तो बचा कितना होगा, 40%, और फिर उसका 20% यूज करता है, तो 40 × 20/100, यानी यहाँ कितना यूज किया हो, 8%। तो किसान दूसरे दिन 8% यूज कर रहा है और आखिरी दिन 6.4% यूज कर रहा है। तो किसान चावल का कितना भाग उपभोग कर रहा है, किसान द्वारा स्वयं उपयोग किया गया चावल 6.4% ये और 8% पहले का, कुल कितना हो गया भाई, 14.4%। ठीक है ना, तो ये यूपीएसआई के प्रश्न हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे सॉल्व करिए, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं और चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। आय और व्यय से संबंधित इतना ही है। ठीक है, जो भी आएगा इसी टाइप से आप बना लेंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। अगला टाइप जो है वो है, हम कल ही बताए थे आप लोगों को, आय और व्यय, और एक बताए थे मिश्रण, याद होगा। प्रतिशत में बहुत अच्छे से यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे में पूछा जाने वाला टॉपिक यही है, आय व्यय और उसके बाद में मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण में कैसे प्रश्न आते हैं थोड़ा थोड़ा देखते हैं। शुरुआत बेसिक से, 16 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए कुल मिश्रण दिया हुआ है 16 लीटर।
16 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कितना है? 10% पानी है। अब आप बताइए 10% अगर पानी होगा, इसमें पानी कितना है? 10%। अगर 10% पानी है तो 1.6 लीटर होगा कि नहीं होगा? और शेष भाग इसका दूध होगा तो कितना हो जाएगा? आप इसमें से इसको घटा दीजिए और चाहे 16 9 144 14.4 लिख लीजिए। अगर 10% पानी है तो 1.6 होगा और बचा हुआ दूध 90% होगा। देखिए कोई भी चीज 100% होती है। अगर 10% पानी हो गया तो 90% दूध हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें कितना और पानी मिलाएं। देखिए क्या मिला रहे हैं? पानी। कितना पानी और मिलाएं? हमें पता नहीं है कितना मिलाया गया, लेकिन ये पता है कि दूध नहीं मिलाया गया है, यानी दूध जितना पहले था उतना ही दूध अभी भी रहेगा। सिंपल सी बात है। आप एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण लें, उसमें पानी डालते जाइए तो दूध तो नहीं बढ़ने वाला। जितना दूध पहले था उतना ही रहेगा। पानी मिला रहे हैं ना तो पानी बढ़ेगा, पता नहीं कितना बढ़ेगा, लेकिन दूध नहीं बढ़ेगा। दूध 14.4 पहले था, अब भी रहेगा। बस प्रश्न ये कह रहा है कि पानी अब 10% से 20% हो गया। तो अब बताइए परसेंटेज में कोई भी चीज 100% होता है। अगर 20% पानी हो गया तो दूध कितना होगा? 80%। यानी 80% बराबर 14.4। अब तिरछा गुणा आप यहां जानते हैं, 14.4/80 गुणे 100। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। 18/144 कितना हो जाएगा? 18 लीटर। अब देखिए प्रारंभ में कुल मिश्रण 16 लीटर था और अब कुल मिश्रण कितना हो गया? 18 लीटर। पहले कुल मिश्रण कितना था? 16 लीटर। देखिए 100 से गुणा करने पर हमेशा टोटल आता है। पहले 16 था, अब 18 हो गया। तो आप बताइए कितना पानी मिलाए गए? कितना पानी मिलाया गया? तो मिलाया गया पानी 18 में से 16 घटा दीजिए, कितना लीटर पानी मिलाए भाई? 2 लीटर मिलाए। बहुत ही सिंपल है। अब आपको ध्यान क्या देना है? हमेशा जो चीज, जो भी पदार्थ आप मिला रहे हो उसे छोड़ दीजिएगा। पता नहीं कितना मिला रहे हैं, उसे लेने से कोई फायदा नहीं है। जो पदार्थ नहीं मिला रहे हैं वो स्थिर रहता है, उसी को लेके चलना होता है, उत्तर हमेशा आएगा। ठीक है, दूध नहीं मिला रहे थे, 16 लीटर का 90% दूध था, 14.4 लीटर, और ये हमेशा 14.4 ही रहेगा क्योंकि दूध न मिला रहे हैं न निकाल रहे हैं, पानी मिला रहे थे। तो दूध को लेके हम चले, 18 लीटर टोटल आया। पहले 16 था, अब 18 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पानी मिलाए थे ना। कितना मिलाए थे? 2 लीटर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी बाल्टी में जब 66 सही 2/3% पानी भरा है, ठीक है, और जब 80% पानी भरा है तो इसमें 2 लीटर अधिक पानी आता है। देखिए जब बाल्टी में 80% पानी भरा हुआ है और पहले जब 66 सही 2/3% भरा हुआ था तो इसकी अपेक्षा इस टाइम कितना लीटर पानी अधिक आ रहा है? 2 लीटर। बाल्टी जब 66 सही 2/3% भरी है और जब 80% पानी से भरी है तो पहले की अपेक्षा 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है। स्वाभाविक बात है, यहां से यहां जाने में पानी ज्यादा मिलेगा आपको। कितना लीटर? प्रश्न कर रहा है 2 लीटर। तो प्रश्न पूछ रहा है बाल्टी की धारिता क्या है या बाल्टी की क्षमता क्या है, कैपेसिटी। तो देखिए इसमें आपको डिफरेंस लेकर चलना है और डिफरेंस ही दिया है। तो 80 में से 66 सही 2/3% आपको घटाना होगा। कैसे घटाएंगे? तो देखिए यहाँ 1/3 जब जोड़ेंगे तो ये 67 हो जाएगा। 67 और 13 80 होता है, यानी 13 सही 1/3% बराबर 2 लीटर दिया हुआ है। हमने क्या किया है? 80 में से 66 सही 2/3, आप तिरछा गुणा कर लें तो ये 200/3 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हमने घटा दिया है। ठीक है, तो 200/3 है। जब घटाएंगे तो 3 × 8 = 24, 40/3% ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी 40/3% ही है। तिरछा गुणा कर लें तो 2 × 3 बटे में 40 होगा और प्रतिशत के लिए गुणे में 100 आ जाएगा।
भाई 40 का तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ से 40 बटे में जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 40 से इसको काट दीजिए, 40 अढ़ाई 100 होता है और 3 दूना 6, 6 गुना 2.5, 6 अढ़ाई 15 होता है। यानी कि उस बाल्टी की जो क्षमता है, धारिता है, वो कितना है? 15 लीटर है। बाल्टी कितने लीटर की है? 15 लीटर की है। ठीक है ना। तो डिफरेंस लेकर के चलना था, कुछ खास नहीं था। एक अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। प्रश्न कर रहा है कि 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। तो देखिए 40 लीटर है मिश्रण, इसमें 2 भाग हैं, एक भाग आपका दूध है और एक भाग पानी है। प्रश्न कर रहा है पानी जो है 10% है, तो आप बताइए दूध कितना प्रतिशत होगा? 90%। और 90% कितना होगा? 9 चौक 36 लीटर। और 10% कितना होगा? 4 लीटर। यहाँ तक क्लियर है? 90% दूध हो गया, क्योंकि प्रश्न कहा था कि 10% पानी है। तो अगर 10% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा? 90%। 100 में से 10 गया 90। अब प्रश्न कह रहा है कि कितना और पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। तो देखिए हम आपको पीछे बता चुके हैं, अभी पहले पिछले सवाल में, कि जो चीज मिलाते हैं उसे नहीं लेके चलते, क्योंकि पता नहीं कितना मिला रहे हैं। भाई पानी मिला रहे हैं, पता नहीं कितना मिला रहे हैं, लेकिन दूध नहीं मिलाया गया है। दूध जितना था उतना ही रहेगा। ठीक ना। दूध जितना था उतना ही रहेगा। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, उसमें आप भी हैं, बाहर से 15 लोग और आ गए। तो पहले अगर आप 55 किलो के थे तो बाहर से 15 लोगों के आने के बाद आप 35 के नहीं हो जाएंगे। 55 थे आप, 55 ही रहेंगे। हाँ, औसत वजन कुछ कम हो सकता है या बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो वजन है वो 55 का 55 ही रहेगा। किसी के आने से या जाने से आप 55 से 35 नहीं होंगे। तो दूध में पानी मिलाने से पानी बढ़ सकता है या निकालने से पानी कम हो सकता है, लेकिन दूध जितना था उतना ही रहेगा। तो अब क्या हुआ, जब पानी 20% होगा तो दूध कितना होगा भाई? 80%। यानी 80% बराबर 36। 80 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपको मिल जाएगा 45। ठीक है ना। अब देखिए पहले मिश्रण 40 लीटर था और बाद में कुल मिश्रण कितना हो गया? 45 लीटर। तो अब बताइए पानी मिलाए थे, 40 से 45 हो रहा है, कितना पानी मिलाए होंगे? 5 लीटर मिलाए होंगे। क्लियर है? बहुत ही इजी तरीका है। जो बदल रहा है उसे छोड़ दीजिए। भाई बदलने वालों को क्या कह सकते हैं आप, उन्हें छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, सुखी रहेंगे। जो नहीं बदल रहा है उसको लेकर के चलिए। ठीक है, चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। 50% अम्लीय विलयन वाले में, 50% अम्लीय 9 लीटर के द्रव में, देखिए द्रव की मात्रा जो दिया हुआ है वो कितना है? 9 लीटर। टोटल मिक्सचर आपका 9 लीटर है। इसमें जो अम्ल है वो कितना है? 50% प्रश्न कह रहा है। तो 50% कितना होगा भाई? 4.5 लीटर होगा कि नहीं होगा? 4.5 लीटर। और अगर इसमें पानी है तो 50% अम्ल हुआ तो पानी भी 50% ही होगा, ये भी 4.5 लीटर होगा। ठीक ना। अब प्रश्न कह रहा है कितना और इसमें जल मिलाएं जिससे अम्ल की सांद्रता 30% हो जाए। किसकी सांद्रता? अम्ल की सांद्रता। कितना और इसमें जल मिलाया जाए या पानी मिलाया जाए? तो देखिए कितना पानी मिलाएंगे ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो अम्ल है वो 4.5 पहले था और अभी भी 4.5 ही रहेगा, क्योंकि अम्ल तो मिलाए नहीं, पानी मिला रहे हैं। तो चाहे जितना पानी मिलाइए, अम्ल पहले भी 4.5 लीटर था, अब भी 4.5 ही रहेगा। बस क्या है कि पहले 50% था, अब 30% हो गया। तो 30% बराबर 4.5 लीटर। 30 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपकी कुल मात्रा आ जाएगी 15 लीटर। यानी कि अब कुल मिश्रण कितना हो गया?
15 लीटर हो गया। पहले कितना था 9 लीटर, अब कितना हो गया 15 लीटर। तो आप बताइए कितना पानी मिलाए होंगे, मिलाएंगे पानी की मात्रा 15 माइनस 9, 15 में से 9 चला गया, कितना लीटर मिलाए भाई 6 लीटर। 6 लीटर पानी और मिला देंगे तो अम्ल जो है 50% से घटकर 30% हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। 30% एल्कोहल के 6 लीटर के घोल में, देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रारंभ में जो घोल है वो कितना लीटर है, टोटल 6 लीटर है। अच्छा, अगर 6 लीटर घोल है, इसमें एल्कोहल कितना है, वो है 30%। ठीक है ना, एल्कोहल 30%, 6 का 30% निकाल लीजिए 1.8, 1.8 होगा। और 30% अगर एल्कोहल है तो पानी हो या कुछ भी और हो, वो कितना प्रतिशत होगा। देखिए कोई भी चीज 100% होता है, 30% एल्कोहल हो गया तो 100 में से 30 गया 70% पानी होगा। तो ये 7×42 4.2 लीटर हो गया, होगा ना। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया गया। तो देखिए पहले टोटल कितना था 6 था, अब अगर 1 लीटर और मिला देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, अब 6 और 1 7 लीटर। अब टोटल हो गया 7 लीटर। आपसे पूछा है कि पानी अब कितने प्रतिशत होगा, पानी क्या प्रतिशत पूछा है अब। तो देखिए पानी कितना है 4.2 ही लीटर है, और टोटल कितना हो गया है बिलियन, टोटल हो गया है 7 लीटर। तो 4.2 पानी है, 7 में से 4.2 कितना प्रतिशत बनेगा, 7×42 60%। अब देखिए 4.2 ही क्यों लिए हम, क्योंकि एल्कोहल मिलाए थे, शुद्ध एल्कोहल 1 लीटर मिलाए थे आप, तो पानी में कोई वृद्धि नहीं होगी, पानी 4.2 का 4.2 ही रह जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूपीपी में पूछा हुआ ऐसा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि किसी भी धातु में 12% लोहा है, मतलब कोई एक मिश्र धातु है जिसमें 12% लोहा है। तो 12% अगर लोहा है तो 27 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए कितने हमें मिश्र धातु की जरूरत होगी। देखिए किसी भी मिश्र धातु में जो 12% है वो क्या है, लोहा है। आपके एग्जाम में कुछ भी हो सकता है कि किसी मिश्र धातु में 12% सोना है, 13% सोना है, ऐसा आ सकता है। अब 12% से आपको बनाना कितना है 27, तो 12% बराबर 27 किलोग्राम, ठीक ना। या आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए वो मिश्र धातु यक्स रही होगी, यक्स किलोग्राम, और यक्स का 12% ही 27 केजी देगा। ठीक, अब 12 को तिरछा गुणा करके बटे में भेजिए, और जैसे ही गुणे 100 करेंगे वो आपकी मिश्र धातु का मात्रा आ जाएगा। तो 3 चौक के 12, 3 9 27, और 4 से 25, 25 9 225। यानी कि आपके पास अगर 225 किलोग्राम की मिश्र धातु हो तो आप उसमें से 12% लोहा प्राप्त करेंगे, यानी कितना प्राप्त करेंगे 27 किलोग्राम लोहा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा ही है। अगला प्रश्न एक और है कि 12 किलोग्राम के एक तरबूज में, एक तरबूज है 12 किलोग्राम का है। देखिए टोटल कितना है तरबूज 12 किलोग्राम का। इसमें 2 भाग होगा, किसी भी तरबूज में या खरबूज में 2 भाग होगा, एक भाग पानी होगा और एक भाग आपका फल होगा। हम सूखा फल कहें या फल कहें बात वही, एक फल होगा और एक भाग पानी होगा। प्रश्न कह रहा है कि पानी जो है वो 80% है, तो 80% निकालिए, इसका 9.6 केजी हो जाएगा। 80% कितना होगा 9.6 होगा। और सूखा फल कितना होगा 20%, तो 12 दूना 24, 2.4 केजी हो जाएगा फल। ठीक है, प्रश्न कर रहा है इसे कुछ दिन धूप में रखा गया या बाहर रख दिया गया, जिससे पानी की मात्रा घटकर 60% हो गई। पानी कितना हो गया 60% हो गया। ठीक है ना, 60% का है, कितना का है 70% का है, शायद प्रश्न में 70% का है, तो इसे 70 कर लेते हैं। अब आप बताइए
पहले पानी 80% था, धूप में रख दिया गया तो 70% हो गया, यानी पानी कुछ वाष्पीकृत हो गया, इवापोरेट हो गया। तो कितना हुआ हमें ये नहीं पता है, कितना पानी भाप बन के उड़ गया हमें नहीं पता है, लेकिन परसेंटेज कितना हो गया 70%। अब आप बताइए अगर 70% पानी है तो बचा हुआ 30% फल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 100% होता है। अब देखिए अगर आप धूप में तरबूज रखेंगे तो स्वाभाविक है पानी वाष्पीकृत होगा, लेकिन फल नहीं ना उड़ जाएगा। पानी उड़ सकता है, फल नहीं उड़ेगा। फल जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, 2.4 kg, यानी 30% बराबर 2.4। अब 30 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपको टोटल मात्रा मिल जाएगी। कितना आएगा टोटल मात्रा? 8 किलोग्राम। पहले तरबूज 12 kg था, अब तरबूज 8 kg हो गया। तो कितना पानी भाई वाष्प बना? वाष्पीकृत जल की मात्रा 12 में से 8 घटा दीजिए, 4 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या होता है कि जल्दबाजी में लगाए और इतने मेहनत से लगाते हैं, मेहनत बढ़िया करते हैं, और जैसे ही 8 आता है, ऑप्शन में भी होता है कुछ लोग 8 लगा देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि ये जो हमारा लास्ट में आता है ये 100 का गुणा करने पर आता है और 100% टोटल होता है, यानी टोटल जो बचा है तरबूज वो 8 kg बचा है। 12 kg पहले था, 8 kg बचा है, तो पानी कितना वाष्पीकृत हुआ? 4 किलोग्राम वाष्पीकृत हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप प्रश्नों को, मिश्रण के भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।